नमस्कार। अग्रविजन चैनल में आपका स्वागत और हार्दिक अभिनंदन। आप देख रहे हैं कार्यक्रम स्वदेश, एक ऐसा कार्यक्रम जिसमें हम बात करते हैं भारत की, भारतीय संस्कृति की, भारतीय परंपराओं और उन महान विभूतियों की जिन्होंने देश को किया गौरवान्वित। आज हम जिनकी बात कर रहे हैं, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में जिनकी प्रमुख भूमिका रही है, जिनकी तिगड़ी लाल, बाल और पाल, आज बात करेंगे हैं बिपिन चंद्र पाल की। और उनके बारे में ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हैं शिक्षाविद, समाज सेवी डॉक्टर नंदकिशोर गर्ग। सर नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम स्वदेश में। सर, बिपिन चंद्र पाल के बारे में बताइए, वो कौन थे और उनका आंदोलन में क्या भूमिका रही? ये भारत का दुर्भाग्य है कि इतने बड़े बड़े नाम, जिनका लाल बाल पाल के नाम से पूरे देश में तहलका मचा हो, और तीनों अलग अलग प्रांत के, लाला लाजपत राय पंजाब, जिस समय आज का हरियाणा भी था, पाकिस्तान समेत, बाल गंगाधर तिलक, जिन्होंने महाराष्ट्र, जिसको आज बोलते हैं बम्बई प्रांत में, पुणे और उसके आसपास उनका बड़ा प्रभाव, और उन्होंने लोगों को एक करने के लिए गणेश उत्सव को घर से लाके पार्कों में और सड़कों में लाए ताकि देश एक हो सके। और बिपिन चंद्र पाल बंगाल, अब तीन कितनी दूर दूर प्रांत हैं, परंतु तीनों की सोच एक थी कि भारत माँ की बेड़ियों को काटना है। कांग्रेस उस समय एक आंदोलन था, क्योंकि ये जो सब 1850 के बाद जितने पैदा हुए लोग हैं, 1857 के बाद, उनके अंदर एक कल्पना थी कि जो 1857 की हमारी सफलता नहीं मिली थी उसको प्राप्त करना है। तो बिपिन चंद्र पाल एक समाज सुधारक भी, अध्यापक भी, पत्रकार भी, तो ये उस समय लगभग सभी के साथ ये गुण थे, क्योंकि समाज भी सुधरे, कुरीतियाँ दूर हों, हमारे अंदर की कमजोरियाँ हटें, और जभी तो हम 1000 साल की गुलामी को हटाएंगे। तो बिपिन चंद्र पाल बंगाल के वो चमकते हुए सितारे थे, जिन्होंने राम, जो हमारे उस समय के राजा राम मोहन राय, उन्होंने सती प्रथा का और दूसरी बाल विवाह, उन सब कुरीतियों को दूर करने के लिए ब्रह्म समाज की स्थापना की। रविंद्रनाथ टैगोर के भाई भी उसमें साथ थे। स्वामी विवेकानंद के जो नरेंद्र थे, इनके पिताश्री भी उससे जुड़े हुए। तो क्या ब्रह्म समाज एक मूवमेंट था, जैसे आर्य समाज गुजरात, पंजाब, हरियाणा में था। तो एक महान क्रांतिकारी थे। और बंगाल का विभाजन रोकने के लिए अंग्रेजों का षड्यंत्र था कि उस समय बंगाल राजधानी है। बंगाल का विभाजन इस आधार पर करना चाहते थे कि हिंदू मुसलमान संख्या बराबर है, तो इनको 2 टुकड़े कर दो। जो उनकी सफलता नहीं मिली, क्योंकि ये तीनों ने मिलकर उसका विरोध किया और बंगाल के नागरिकों ने विरोध किया। उस विरोध के कारण पूरा ही बंगाल जाता हुआ नज़र आया जब डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने उस कमांड को संभाला 1940 ऑनवर्ड्स, जिससे कि आज जितना बंगाल हम बचा पाए, इसका श्रेय डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को है। और पूर्व में ये बात, ये आज के बांग्लादेश में ही तो पैदा हुए थे ना बिपिन चंद्र पाल। और गांधी जी से मतभेद इसी बात पे था कि वो केवल अहिंसा से प्राप्त करना चाह रहे, तो पूर्ण स्वराज नहीं मांगते थे। गांधी जी ऑटोनॉमी मांगते थे कि अंग्रेज़ रहें, जैसे आज भी न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा में राजा कॉमन है उनका। परंतु 1930 में रावी के किनारे पहली बार कांग्रेस ने पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की, इन लोगों के दबाव में। उनमें से जीवित बेशक नहीं थे उस समय, ना लाला लाजपत राय जी थे, ना बाल गंगाधर तिलक थे, परंतु उनका विचार, उनको मानने वाले, जिनको गरम दल मानते हैं, देश के लिए आज़ादी चाहिए, वो तो गरम दल। और जो नरम दल कौन? जो देश की आज़ादी चाहिए, थोड़ी वाली चाहिए। स्वदेश के बारे में उनका अलग विचार था। स्वदेश मतलब हम अपने पैरों पर खड़े होंगे, अपना देश आज़ाद हो, हम अपने ढंग से, अपनी मान्यताओं से, अपनी परंपराओं से, अपने संस्कारों से देश को चलाएंगे, और जो हमारी कमजोरी हम दूर करेंगे। अंग्रेज़ हमारे को दूर करने के बहाने से में राज कर रहा है कि हमारे को शिक्षा, नई शिक्षा
पद्धति देंगे, हम ये करेंगे वो करेंगे। भाई हमें सुधारने की, हम सुधरने की हमारी क्षमता है। क्रांतिकारी विचारों के जनक थे, क्या थे उनके विचार? क्रांतिकारी विचार तो मैं कह रहा हूँ कि 1857 का जो स्वतंत्रता संग्राम जिसको उन्होंने गदर कहा, म्यूटिनी कहा, उसके बाद से वो दबाया गया। अंग्रेज़ों ने पूर्ण अपने अधिकार ले लिए। पहले ईस्ट इंडिया कंपनी करती थी, और जितने कानून बने जो आज बदलने की लगभग प्रक्रिया में तीनों चल रहे हैं, CRPC, IPC, ये सब उसी समय मैकाले के ही लगाए हुए। वो एजुकेशन उसने ऐसी लगाई थी, उसने खुद क्लेम किया कि भारतीयों को काबू रखने के लिए मैंने इनके संस्कार बदलने के लिए ये अपने आप को भूल जाएं कि हम कौन थे, वो सारा मैंने काम कर दिया। इस एजुकेशन पॉलिसी से भी ये हमारे सदा गुलाम रहेंगे। दर्शन के बारे में, फिलॉसफी के बारे में उन्होंने एक अपना स्कूल खोला था, एक समिति खोली थी, क्या है उसकी कहानी? मगर इसकी उनकी ये थी कि हम भारतीयता फिर से लानी है। जो आज प्रधानमंत्री जो कर रहे हैं, कोई उनके सपना थोड़ी आया। उन्होंने सारा अध्ययन किया। बाल गंगाधर तिलक को भी अध्ययन किया। लाला लाजपत राय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, लाला लाजपत राय कई बार। मदन मोहन मालवीय 4 बार अध्यक्ष रहे, जो बिल्कुल जिनको पुरातन पंथी आप मानते। परंतु देश के प्रति कितने प्रोग्रेसिव थे। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बनाया तो इंजीनियरिंग की पढ़ाई, एग्रीकल्चर की पढ़ाई, मैनेजमेंट की पढ़ाई, डॉक्टरी की पढ़ाई, क्योंकि एक आदमी 1920-22 में ही सोच सकता है, क्योंकि वो प्रोग्रेसिव थे, देश में उन सब चीज़ों को ठीक करना चाहते थे। परंतु गांधी जी और उनके सो कॉल्ड दत्तक पुत्र जवाहरलाल नेहरू, ये वो अपने आप कहते मैं बाई एक्सीडेंट हिंदू, मेरी पढ़ाई लिखाई रहन सहन मेरा ब्रिटिशर्स का है। पर ये जो बिपिन चंद्र पाल जैसे लोग थे, ये सब निराश होकर कांग्रेस से अलग हो गए और राजधानी दिल्ली आ गई बंगाल से। तो बंगाल का जो आंदोलन था वो थोड़ा शिथिल पड़ गया, क्योंकि जहाँ सत्ता के विरोध में जो लोग खड़े किए थे, परंतु उस कमी को पूरा किया आशुतोष मुखर्जी ने, श्यामा प्रसाद जी ने, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। फिर नेताजी सुभाष चंद्र बोस का फिर वही मतभेद होना ही था। सुभाष चंद्र बोस आज़ादी जल्दी चाहते थे, लड़के लें या कैसे ही लें, वो कैसे ही लेने वाले मामले में गांधी जी फिर मतभेद हुए। दूसरी बार निर्वाचित कांग्रेस के अध्यक्ष हुए तो भी उनको हटना पड़ा, और आखिर देश से बाहर जाकर आज़ाद हिंद फौज को गठन किया, जो उनके भाई ने जापान में पहले विश्व युद्ध के बाद ही शुरू कर दी थी। तो मैं समझता हूँ बिपिन चंद्र पाल वो बीज रूप में, वो क्रांतिकारिता के वो जो बीज डाल गए, समाज सुधार के, जैसे स्वयं जैसे विधवा से विवाह करना, उस समय के अंदाज़ा लगाओ ना कितना बड़ा काम था। तो इन तीनों को सच्ची श्रद्धांजलि यही है कि भारत को मजबूत करना, भारत का वो सारे स्वाभिमान की चीज़ों को पुनर्स्थापित करना, जिसके लिए सभी भारतीयों को अपना 100% कंट्रीब्यूशन करना पड़ेगा। मैं सरदार पटेल का एक भाषण सुन रहा था, थोड़ी सुबह याद पढ़ा रहा कि क्या क्या जो उन्होंने कहा हिंदुस्तान हिंदी के एडिटोरियल पेज पे है, उसको आप देख के उसको अपने उस पर डालो एज इट इज़ को, कि जो वो बोल रहे हैं आपको लगेगा कि मोदी जी बोल रहे हैं, सरदार पटेल बोल रहे हैं। क्योंकि जो कुछ हमारे बड़े बोल गए हैं उनको ही तो हमने स्मरण करके उनको लागू करना है। उन्होंने कहा कि देश के लिए जीना है और जातिवाद को हमने ख़त्म करना है, प्रोडक्शन बढ़ानी है, संपत्ति पैदा करनी तो गरीबी हटेगी। गरीबी बांटने से गरीबी नहीं घटेगी। गरीबी बांटने के लिए पहले हमारे पास धन संपदा हो, उसके लिए हमें मेहनत करनी पड़ेगी, खेतों में मेहनत करनी पड़ेगी, फैक्ट्री में मेहनत करनी पड़ेगी। जो जहाँ है, वो जो वैज्ञानिक है तो उसे नई नई शोध करने होंगे, टीचर है तो उसे अपने स्टूडेंट्स में राष्ट्रभक्ति का पाठ पढ़ाना होगा। ये सरदार पटेल 1949 का वो भाषण है। तो अरे हम सब कुछ भूल गए आज, परंतु याद आना शुरू हो गया लोगों। लेकिन आज एक चीज़ की ज़रूरत पड़ती है कि जो बिपिन चंद्र पाल जो थे वो इंग्लिश मीडियम में पढ़े थे, अच्छे स्कूल में पढ़े थे, लेकिन वो जो इंग्लिश से बाहर निकलने की जो भारत की बातें हैं, भारत की जो संस्कृति है, उसके बारे में कैसे बीज उनके अंदर आए इस तरह से? यही तो बात, ये बात आशुतोष मुखर्जी ने, आशुतोष मुखर्जी जो श्यामा प्रसाद जी के पिताजी थे, वो भी तो इंग्लिश मीडियम से ही पढ़े थे, बैरिस्टर हुए, हाई कोर्ट के जज हुए, वैज्ञानिक हुए, जबकि उनके दादा परदादा पुरोहित थे। तो इन्होंने क्या किया कि हम इनकी ही चीज़ में घुस के अंदर से इनकी सीखेंगे,
इंग्लिश भी स्ट्रांग करेंगे, विज्ञान भी स्ट्रांग करेंगे, परंतु बंगला में पहली बार उनके राज के अंदर कन्वोकेशन करा दिया, ये अंदर घुसने से हुआ ना। इसलिए इंग्लिश मीडियम से हम भी आज क्या कह रहे हैं मोदी, इंग्लिश खूब पढ़ो, परंतु भारत से दूर मत हो जाओ। बच्चे को 48 क्या ये बताना पड़े आज के आपके माँ बापों को या दादा दादी को, तो दुर्भाग्य है ना। जो मैकाले उस समय नहीं कर पाया, आज हो गया कि हम अपनी गिनती भूल गए, हम अपनी व्यवस्था भूल गए। आज कौन सी तिथि है सब बताएंगे, 2 नवंबर है, ये कोई नहीं बता पाएगा कि आज पंचमी है, ये दुर्भाग्य है। ये कोई नहीं बता पाएगा कि ग्रहण क्यों होता है, ये वैज्ञानिक आधार था, परंतु हम हजारों साल पहले के भी बता सकते हैं, 1000 साल बाद होने वाले ग्रहण भी आज बता सकते हैं। तो इसका मतलब हमारी प्रामाणिकता में तो कोई संदेह नहीं, हमारी काल गणना में कोई संदेह नहीं, हमारी खगोल विद्या कितनी दूर है सूर्य, हम बता सकते हैं कि 8 मिनट दूर है, 9 करोड़ इतने लाख मील दूर है, चांद इतनी दूर, ये हमें मालूम था। हमारा कल्चर, हमारे त्यौहार, ये 11 आज कल करवा चौथ से लेके दीपावली तक, भैया दूज तक, जो बीच में फेस्टिवल है उसके बारे में कम जानकारी है। जैसे आता है ये आपका धनतेरस, तो हमसे तो उसमें खरीदना है, लेकिन उस किस धनवंतरी से जुड़ा हुआ है। और धनतेरस को हमने धन मान लिया, जबकि वो क्या है, धनवंतरी। धनवंतरी में स्वास्थ्य के देवता, वो उसका धन पकड़ लिया हमने। और धनतेरस का लक्ष्मी के लिए तो हम दिवाली वाले दिन है, उसके लिए नए बर्तन, नए सारी चीज़ खरीदते हैं, जैसे मुसलमान ईद पे खरीदता है। हमारे भी ये नियम था, घर को साफ़ करेंगे तो जीवाणु और ये सब ख़त्म होंगे। तो नए कपड़े बच्चों को भी चाहिए, सजाने को भी घर चाहिए, तो कितना सजाते थे। तो इसी संस्कृति को बढ़ाने के लिए बिपिन चंद्र पाल जी के जो विचार थे, आज के समय पे कितने वो सारगर थे? सारगर भी तो जितने उस समय थे उससे आज ज़्यादा ही हैं, क्यों आज हम अब आज़ाद होकर भी पश्चिमी प्रभाव में है। तो उनका तो जो बिपिन चंद्र पाल का लड़के ने अछूत कन्या जो मान लो फिल्म बनाई, एक आज में वो आइकॉनिक फिल्म है, मतलब जो ये कहते हैं ना एक प्रमाण वाली, तो क्यों बनाई? जाति प्रथा के, इसका मतलब कितने उनके मन में क्रोध था कि ये जो छुआछूत हैं, ये चीज़ें, ये सब फिजूल की हैं, ये हटनी चाहिए। ये सारी हटती जा रही हैं तो हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। और हम आज ये प्रण कर लें कि हम जाति का जहर को, छोटे बड़े को समाप्त करेंगे तो देश आगे जल्दी बढ़ेगा। हमारे वर्ण व्यवस्था थी, परिवर्तनशील थी, विश्वामित्र उसके उदाहरण हैं। वो क्षत्रिय होकर महर्षि बने क्योंकि उनको वशिष्ठ से एक कंपटीशन लड़ना था, और उसके बराबर या उससे भी आगे निकले, सप्तऋषियों में नाम आ गया। तो वर्ण व्यवस्था परिवर्तनशील थी। महाराजा अग्रसेन क्षत्रिय वर्ण से वैश्य वर्ण में आए, कोई ऊंचा नीचा नहीं था। अगर सबसे ऊंचा ब्राह्मण है तो क्षत्रिय दूसरा, जो मान्य तीसरे, तो वैश्य तो तीसरे पे आए। क्यों आए दूसरे से तीसरे पे? और चौथी सेवा है। तो टांग छोटी है क्या? टांग को आप अछूत मानेंगे क्या? तो फिर सबसे पहले भगवान कृष्ण ने सुदामा के पैर धोए थे ना। आज भी कन्या पूजन करते हैं हम, शादी के दौरान वर के पैर धोता है ससुर, क्यों? तो छोटे हैं क्या? अब ये बात समझा दें, हम समझ में आ जाए कि पैर के बिना सिर की कोई वैल्यू नहीं है। सिर भी चाहिए तो पैर भी चाहिए। पैर को कमांड सिर से मिलेगी, हाथ को कमांड कहाँ से? और पेट कब्जी होते ही बीमार होता है। वैश्य का काम क्या है? भरण पोषण, व्यवस्था करना, पैदा करना, उसको डिस्ट्रीब्यूट करना, समान रूप से पेट का काम खून बना के भेजना सब जगह है। तो यही व्यवस्था थी हमारी, जाति व्यवस्था नहीं थी। ये जाति व्यवस्था एक हमारी विकृति है, संस्कृति के अंदर विकृति है, इसको दूर कर दे। सब भाई भाई हैं। अगर अंगूठा कहे कि मैं काम नहीं करूँगा तो आप लिखोगे कैसे? केवल उंगलियों से तो नहीं कर सकते। वो अलग बात है कि हम 111 पदक जीत के आए, तो बिटिया जो दिखाई है शीतल, क्या है उसके हाथ भी नहीं है, और फिर तीरंदाजी में स्वर्ण पदक लाई है। ये हमारे देश की प्रतिभा है। अंगूठा मांग लिया था एकलव्य का, उसके बाद भी धनुर्धन रहा था। हम भारत की परंपराओं से, भारत की छोटी छोटी बातों से सीखें। और समय आ गया कि अब समय बहुत थोड़ा है, ये मान के चलो। पूरा विश्व जिस हिसाब से आज लड़ रहा है, झगड़ रहा है,
परिवार झगड़ रहे हैं, परिवार टूट रहे हैं, भारत ही इन सबको व्यवस्थित कर सकता है। पहले हम व्यवस्थित हों, अपने परिवारों को करो, भारत को करें, तो पूरे विश्व को करने में हमें फिर ज़्यादा 10 साल लगेंगे। और विश्व का कल्याण चाहने वाले, पूरे विश्व को एक मानने वाली संस्कृति केवल और केवल भारत की है। बाकी जिहादी हैं, क्रूसेडर हैं, दूसरे को जीने देना नहीं चाहने वाले हैं। हम जी और जीनो दो के हैं। और बिपिन चंद्र पाल हों, लाला लाजपत राय हों, बाल गंगाधर तिलक हों, नेताजी सुभाष चंद्र बोस हों, वीर सावरकर हों, दो आजन्म कारावास लेने वाले, 3 भाई चाफेकर बंधु हों, 3 भाइयों ने फांसी के फंदे चूमे, 3 सगे भाई, सावरकर 2 भाई काला पानी रहे, आपस में मिले कभी नहीं। तो इन लोगों को हम आज भूल जाएं और केवल एक परिवार का नाम लेते रहें, वो भी नकली अडॉप्टेड नेम से, तो इस देश को बहुत नीचे ले गए। अब आज आवश्यकता है कि एक भय मुक्त, भ्रष्टाचार रहित, स्वस्थ, शिक्षित समाज वो अपने आप ही सफल होगा, सक्षम भी होगा और सबको मानवता का संदेश देने में हम सफल होंगे। सच्ची श्रद्धांजलि इन महापुरुषों को यही है कि इनको हम स्मरण करें, इनको पढ़ाएं अपने स्कूलों में, छोटी छोटी कहानियों के रूप में स्कूलों में, कॉलेजों में बताएं लोगों को। पढ़ते पढ़ाते समय इन चीज़ों को बताएं कि ये लोग हैं जिनके कारण आज हम हैं, और आज हम हैं और आने वाली हमारी पीढ़ियाँ भी अच्छी तरह रह सकें, उसके लिए आज हमें वो सब कुछ करना होगा जो हमारे महापुरुषों ने हमें बताया है। धन्यवाद सर। भारत को समझना पड़ेगा, भारतीय संस्कृति को जानने की आज आवश्यकता है, और ऐसी ही भारतीय संस्कृति के बारे में और जानकारी के साथ हम दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें अनुमति। चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, शेयर और लाइक। नमस्कार।